नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम शुरुआत करने वाले हैं न्यूज़ की, ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ की बात करके, जहाँ पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी कल जो यूएस मार्केट्स ने फर्स्ट रिएक्शन दी आफ्टर यूएस हैज़ अटैक्ड वेनेजुएला। तो यूएस मार्केट्स जब ओपन हुए तब डाउ रैलीड बाय मोर देन 500 पॉइंट्स एंड एक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अब एक रिस्क जो है ओवरऑल फ्रॉम वेनेजुएला एक्शन वो यूएस इकोनॉमी पर थोड़ी सी कम नजर आ रही है। सो यूएस इक्विटीज रोज डिस्पाइट द यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला। जनरली होता ऐसे है कि जब भी वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो इक्विटीज जनरली नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं दोनों ही कंट्रीज के लिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर। बट एक अपोजिट रिएक्शन यहाँ पर दिखने को मिला, जहाँ पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इनफैक्ट 1.2% से भी ज्यादा से ओपन हुआ था कल जब मार्केट्स ओपन हुए, एंड इट हिट अ न्यू ऑल टाइम हाई ड्यूरिंग द इंट्राडे ट्रेड। S&P 500 भी 0.7% से बढ़ा। ओवरऑल जो भी चीज़ें ओवर द वीकेंड हुई, यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया एंड उनके जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उनको कैप्चर किया, तो इस पर इन्वेस्टर्स ने कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दी, क्योंकि इन्वेस्टर्स बेट कर रहे हैं कि दिस इवेंट माइट नॉट एस्केलेट इनटू अ ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। पॉसिबली ये एक रीजन है, लुकिंग एट द रिएक्शन जो इन्वेस्टर्स ने कल दी है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ने भी एक लिमिटेड रिएक्शन ही कल दिखाई, which actually is the concerns about the supply disruptions. एनर्जी स्टॉक्स में एक बढ़ोतरी दिखी, ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेशंस की अब वेनेजुएला का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद रिबिल्ड होगा, राइट। हर जगह पर ये जोक्स ही किए जाते हैं कि अगर आपके प्लेट में भी ज्यादा ऑयल होगा तो हो सकता है यूएस वहां पर अटैक कर ले, एंड इट इज गोइंग आउट टू बी ट्रू इवन लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग विद वेनेजुएला। सो शेवरॉन जो एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑफ द यूएस, उनके कुछ उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेजेंस है इन वेनेजुएला, तो वो 3% से बढ़ गया कल उनका स्टॉक। इसके अलावा और भी बाकी कुछ जो इस सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनीज हैं उनके 6-7% से स्टॉक प्राइस बढ़ते हुए दिखे। ओवरऑल एनर्जी सिलेक्ट सेक्टर ईटीएफ, जो एक एनर्जी का ईटीएफ है यूएस मार्केट्स का, दैट वाज अप बाय 3% यस्टरडे, राइट। इसके अलावा बिटकॉइन ट्रेडेड एट मोर देन $92,000, एंड यूएस एंड गोल्ड के जो फ्यूचर्स है दे ऑल्सो रोज बाय 2%। तो एक हेजिंग डिमांड करंटली नजर आ रही है, तो थोड़ा बहुत कॉशन नजर आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी यूएस ने एक्शन लिया है ऑन वेनेजुएला उसके उसके रिगार्डिंग, एनालिस्ट्स का ये भी कहना है कि ये जो इवेंट है दैट इज सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकली, बट ये एक इवेंट ऐसा है जो अनलाइकली है टू बी अ डिसरप्टर इन द नियर मार्केट, इन द नियर टर्म मार्केट। तो ओवरऑल एनालिस्ट्स आर सेइंग कि इससे बहुत बड़ा फर्क जियोपॉलिटिक्स में नहीं पड़ेगा, एंड आई थिंक दैट इज मेनली ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ यूएस कंपेयर टू अ कंट्री लाइक वेनेजुएला, एंड जितना डोमिनेशन वो उस कंट्री पर दिखा सकते हैं दैट इज अनलाइकली टू चेंज द मार्केट्स इन द नियर टर्म, ऐसा ओवरऑल इन्वेस्टर्स का मानना है। इन्वेस्टर्स ओवरऑल स्टिल रिमेन कॉशियस गिवन द अनसर्टेनिटी अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप, पर्टिकुलरली कि अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे वेनेजुएला के। कल जो इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप ने दिया उसमें उन्होंने ये भी बताया कि ग्रीनलैंड उनके लिए अब इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीनलैंड ये डेनमार्क की टेरिटरी है, तो अब क्या यहाँ पर भी कोई अटैक होगा, क्या क्या अनसर्टेनिटी यहाँ पर होगी, ये सारी चीज़ें अब इस सब पर स्पेकुलेशन करंटली बताई जा रही है। अगली जो न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग यूएस फैक्ट्री सेक्टर, जिसके नंबर्स कल सामने आए थे एज पर द आईएसएम डेटा, एंड यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट इज स्लम्प्ड टू अ 14 month लो एज एट द एंड ऑफ 2025। तो दिस इज एक्चुअली द डाउनटर्न फॉर 10 consecutive months। 10 consecutive months के लिए यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय मोर देन एक्सपेक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड यानी जो डिक्रीज है, मतलब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपांशन इज व्हेन आपका जो आउटपुट है वो हर मंथ में बढ़ते जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ इट, हर मंथ में आपका आउटपुट घटते जा रहा है। तो 10 consecutive months के लिए ये जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है इस मंथ के लिए दैट इज 47.9, विच इज द लोएस्ट सिंस अक्टूबर 2024। अगर आप ये स्टॉक मार्केट न्यूज़ का वीडियो काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम हमेशा पीएमआई एक्सप्लेन करते हैं। 50 से कम अगर होता है तो दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन है, यानी डिमांड जो है वो घटती जा रही है, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी उतनी तेज नहीं है। 50 के ऊपर अगर होगा तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लुक्स गुड। तो 47.9 इज डेफिनेटली अ पुअर नंबर हियर, एंड जो रॉयटर्स का फोरकास्ट था दैट वाज फॉर अ रेटिंग ऑफ 48.4, तो उससे काफ़ी कम ये नंबर आया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है दैट अकाउंट्स फॉर 10.1% ऑफ द टोटल यूएस इकोनॉमी, एंड पीएमआई स्टिल रिमेन्स अबव 42.3, जो लेवल
ISM एसोसिएट्स ने ओवर टाइम बताया है कि विच इज विथ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो उस लेवल के तो ऊपर है, लेकिन स्टिल इट इज वेल बिलो 50 राइट नाउ, राइट? सो द यूएस इकोनॉमी ओवरऑल ग्रू एट 4.3% ऑफ एनुअलाइज पेस अगर हम Q3 की बात करें, एंड Q4 की जो ग्रोथ है दैट इज लाइकली टू बी हिट बाय रिकॉर्ड लॉन्ग गवर्नमेंट शटडाउन। इकोनॉमिस्ट ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में हो सकता है कि ग्रोथ रिबाउंड हो, मेनली बिकॉज ऑफ टैक्स कट्स एंड एआई लेड इन्वेस्टमेंट्स। अब तक एआई में इन्वेस्टमेंट्स ही हो रही है, यहाँ से कोई आउटपुट आना, कोई मेजर आउटपुट आना बाकी है, बट वी आर मेनली सीइंग ऑल द इन्वेस्टमेंट्स गोइंग इन, एंड दैट्स व्हाई कंपनीज लाइक एनवीडिया ने एक मेजर रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर बताई है, इन एक्सपेक्टेशन कि एआई विल बी अ बिग थीम इन द कमिंग ईयर्स। एआई के अलावा बाकी सेक्टर्स में इंपोर्ट टैरिफ्स अभी भी मेजर डिटरेंट है इन देयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, यानी इसकी वजह से काफ़ी हानि पहुंच रही है टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। एवरेज यूएस इंपोर्ट टैरिफ हैज इंक्रीज टू 17% फ्रॉम 3% प्रीवियसली अकॉर्डिंग टू येल बजट लैब, एंड यूएस सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्टेड है कि इस पर रूलिंग देने वाला है कि टैरिफ जो है उसकी लीगैलिटी क्या है। इट इज एक्सपेक्टेड इन अर्ली 2026, बट क्लियरली जो हानि यहाँ पर पहुंची है टू द यूएस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट्स क्लियर कि डोनाल्ड ट्रंप पॉसिबली डज नॉट केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद दैट सेक्टर, क्योंकि वो इंपोर्ट टैरिफ्स लगाने पर इतने ज़्यादा फोकस्ड है कि क्लियरली देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज सफरिंग बिकॉज ऑफ इट, बट क्लियरली ही हैज सम अदर प्रायोरिटीज इन हिज माइंड। फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट जो है दैट हैज ऑल्सो डिक्लाइंड फॉर द 11th स्ट्रेट मंथ, विच इज द लॉन्गेस्ट हायरिंग स्लम्प इन द लास्ट 5 years। तो ऑफिशियल डेटा ये दिखा रहा है कि यूएस मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट हैज आल्सो फॉलन टू इट्स लोएस्ट लेवल सिंस मार्च 2022। अब इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करनी होगी इंडिया के पाम ऑयल इंपोर्ट्स के बारे में, जो 8 मंथ लो हिट कर गए हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ओवरऑल जो ये इंपोर्ट का डिक्लाइन का आंकड़ा है वो 20% का है ऑन मंथ बेसिस। तो 507 टन्स का ही इंपोर्ट किया है इंडिया ने इन द मंथ ऑफ दिसंबर, विच इज द लोएस्ट सिंस अप्रैल 2025। ये जो लोअर इंडियन इंपोर्ट्स है, इससे पॉसिबिलिटी ये है कि इन्वेंट्रीज जो है पाम ऑयल के वो बढ़ जाएंगे एट द एंड ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया, जहां से इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। तो इससे एक्सपेक्टेड है कि पाम ऑयल फ्यूचर्स पर प्रेशर बहुत बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक्स ज़्यादा होंगे तो उससे प्रेशर जो है प्राइस पर वो डाउनवर्ड प्रेशर होता है, एंड इससे प्राइजेस हो सकता है कि कम हो। अब पाम ऑयल का इंपोर्ट क्यों कम हो गया है? क्योंकि जो अल्टरनेटिव्स है उनके प्राइसेस काफ़ी फेवरेबल रहे हैं, एंड इंडिया हैज़ बीन इंपोर्टिंग दोज। सोया ऑयल का जो इंपोर्ट है दैट हैज सर्ज्ड 37% ऑन मंथ बेसिस, एंड उनका जो इंपोर्ट का आंकड़ा है वो एक्चुअली पाम ऑयल से भी ज़्यादा हो गया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट्स हैव ऑल्सो मोर देन डबल्ड टू अ 17 मंथ आय। टोटल एडिबल इंपोर्ट्स जो है वो भी 19% से बड़े हैं ऑन मंथ बेसिस। तो जो इंपोर्ट्स है ये इसके जो एस्टिमेट्स है दे एक्सक्लूड द ड्यूटी फ्री शिपमेंट्स वाया नेपाल लैंड बॉर्डर्स, तो उसके बाद आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन पाम ऑयल की डिमांड हैज़ रिमेन्ड वीक मेनली ड्यू टू, एक तो बाकी अल्टरनेटिव्स हैव बीन क्वाइट चीप, इसके अलावा विंटर की सीजनैलिटी जो है उसमें पाम ऑयल की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पाम ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो सॉलिडिफाई हो जाती है एट लोअर टेम्परेचर्स, तो उसका कंजम्पशन जो है वो लिमिट हो जाता है इन द विंटर मंथ्स, राइट? इसके अलावा इंडिया सोर्सेस पाम ऑयल मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया, एंड सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रशिया, यूक्रेन, ये सारे कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। आगे भी एक्सपेक्टेड है कि पाम ऑयल के जो इंपोर्ट्स है वो लोअर रहेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी, एंड सोया ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट्स जो है वो शायद मॉडरेट हो सकते हैं। बट ऑफकोर्स पाम ऑयल इज नाउ करेंटली ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू द राइवल ऑयल्स, तो हो सकता है कि यहाँ पर इंडिया अगेन एक स्विच ऑफ ट्रेड करे। अब स्टॉक वाइज न्यूज़ में हम कुछ अपडेट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो भी लेंडिंग अपडेट्स हैं उनको सम अप करने की कोशिश करूंगा एक ही न्यूज़ में। तो इंडिया के जो लेंडर्स है, काफ़ी सारे लेंडर्स ने ऑलरेडी अपनी Q3 की जो अपडेट है वो दे दी है। इंडियाज लेंडर्स ओवरऑल हैव शोन अ वेरी गुड ग्रोथ इन द लेंडिंग स्पेस, एंड एक अच्छी पेस पकड़ ली है लेंडिंग सेक्टर ने फॉर द दिसंबर क्वार्टर। तो इफ़ यू लुक एट सम ऑफ द बिगर बैंक्स ओवरऑल लेंडिंग सेक्टर में अगर हम बात करें तो HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे ही जो बड़े बैंकिंग स्टॉक्स है उन्होंने एक अच्छी इंप्रूव्ड लोन ग्रोथ दिखाई है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर क्वार्टर, जो एक सिग्नल कर रहा है कि हो सकता है एक रिबाउंड यहाँ पर दिख रहा है इन द क्रेडिट डिमांड। सो लोन ग्रोथ जो है वो मिड ऑफ 2025 में कुछ शार्पर एंड टाइटर रेगुलेशंस की वजह से स्लो डाउन हुई थी, लेकिन इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो मेनली बिकॉज ऑफ फेस्टिव स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन टैक्स कट्स जो थे उसकी वजह से एक अच्छा कमबैक यहाँ पर लेंडिंग सेक्टर ने दिखाया है इन द Q3 क्वार्टर। तो सिस्टम वाइड बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 9.9% को स्लो हो गई थी इन द जून क्वार्टर, एंड
उसके पहले के क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में दिस वाज 11.1%। तो अब वो अच्छे अच्छे से रिकवर हुई हो गई है। अगर हम क्रेडिट ग्रोथ देखें फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, तो वो 11.5% थी। सो दो डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ नंबर्स आर ऑब्वियसली अ गुड साइन। ओवरऑल सिस्टमैटिक क्रेडिट ग्रोथ हैज improved to 11.4%, राइट। एंड विद इन रिटेल क्रेडिट भी सिक्योर्ड गोल्ड लोन्स एंड व्हीकल फाइनेंसिंग ये एक इमर्जिंग की ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं। वैसे ये हेल्दी सस्टेनेबल ट्रेंड तो नहीं है ये दोनों ही सेक्टर्स में ग्रोथ दिखना, बट एटलीस्ट फॉर नाउ एक ऐसा सेक्टर जहां पर क्रेडिट ग्रोथ में एक मेजर डाउट आ गया था, तो वहां पर एक अच्छा यहाँ पर शॉट इन द आर्म मिल चुका है इस सेक्टर को फॉर द Q3 क्वार्टर। अगर हम एच बैंक के ग्रॉस लोन्स की बात करें तो वो 11.9% से ग्रो हुए हैं इन द दिसंबर क्वार्टर। Q3 अपडेट बैंक ने हाल ही में दिया था, विच हैज एक्सेलरेटेड फ्रॉम 9.9% जो सितंबर क्वार्टर में था। एंड पोस्ट HDFC एंड HDFC बैंक मर्जर लोन ग्रोथ हैज एक्चुअली आउटपेस्ड द डिपॉजिट अक्रीशन। तो इससे फंडिंग प्रेशर बढ़ गया है, राइट। क्योंकि बैंकिंग में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिपॉजिट बुक भी आपकी अच्छे से बढ़े। पर जब से मर्जर हुआ है तब से लोन ग्रोथ जो है उसका जो ग्रोथ है दैट हैज़ बीन मच हायर देन डिपॉजिट ग्रोथ। वहीं अगर हम कोटक बैंक के Q3 के अपडेट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 16% की पोस्ट की है कंपनी ने नेट एडवांसेस में। कोटक बैंक ने नेट एडवांसेस में 16% की ग्रोथ पोस्ट की है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर देखें तो नेट एडवांसेस जो है वो 3.8% से बढ़े हैं। एवरेज नेट एडवांसेस इस क्वार्टर में 16.2% से बढ़े हैं। कासा डिपॉजिट्स की बात करें अगर कोटक बैंक के तो अराउंड 11.9% से वो इस क्वार्टर में बढ़े हैं, विच इज शोइंग अ मार्जिनल 0.2 राइज ओवर द प्रीवियस क्वार्टर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 14.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की इन ग्लोबल एडवांसेस फॉर द दिसंबर क्वार्टर। वहीं अगर हम बाकी छोटे बैंक्स की बात करें तो CSB बैंक ने 29% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पोस्ट की है इन दी एडवांसेस ड्यूरिंग द क्वार्टर। दैट इज मेनली बिकॉज CSB बैंक का बहुत बड़ा पोर्शन गोल्ड लोन्स का है, राइट। एंड गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से गोल्ड लोन्स की भी टिकट साइजेस बढ़ गई है। एंड इस वजह से जो ओवरऑल नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं फॉर दिस क्वार्टर। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 24% की ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ यहाँ पर पोस्ट की है। ओवरऑल एनालिस्ट ने एक कंसर्न इस पर ये फ्लैग किया है कि डिपॉजिट ग्रोथ अभी भी काफी कम है कंपेयर टू द लोन ग्रोथ, राइट। तो इससे डिपॉजिट बुक पर प्रेशर बढ़ता है एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी डिजायरेबल थिंग फॉर एनी बैंक टू हैव। नेक्स्ट हम बात करेंगे L&T फाइनेंस के Q3 रिटेल डिसबर्समेंट नंबर्स की। 49% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पोस्ट की है कंपनी ने एंड लोन बुक भी हैज जम्प्ड बाय 20%, राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग Q3 नंबर्स यहाँ पर पोस्ट किए हैं, विच इज शोइंग कि एक अच्छा बिजनेस मोमेंटम इस NBFC ने यहाँ पर दर्ज किया है। पिछले एक साल से 1.5 साल से एक काफ़ी अच्छा सस्टेन्ड मोमेंटम L&T फाइनेंस में हम देख पा रहे हैं। रिटेल डिसबर्समेंट इन Q3 हैव लाइक आई सेड रिजन बाय 49%। एंड जो रिटेल लोन बुक है दैट इज नाउ एक्सपांडेड टू 1.11 लाख करोर्स। रिटेल लोन बुक की जो ग्रोथ है दैट स्टूड एट 21% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड ब्रॉडली द ग्रोथ was across rural, urban, SME एंड फार्मर फाइनेंस सेगमेंट्स। रिटेलाइजेशन जो है लोन्स का यानी रिटेल सेक्टर को केटर करने वाले लोन्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 97%, ब्रॉडली इन लाइन विथ लास्ट ईयर। तो एक जो शिफ्ट किया है L&T फाइनेंस ने फ्रॉम होलसेल लेंडिंग टू रिटेल लेंडिंग, वो अभी वेल एंड ट्रूली इट हैज़ बिकम अ रिटेल लेंडर नाउ, राइट। कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि नंबर्स सारे प्रोविजनल एंड ऑफ कोर्स दे आर सब्जेक्ट टू लिमिटेड रिव्यू बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। नेक्स्ट बात करेंगे जूडियो वेस्ट साइड के पेरेंट यानी ट्रेंट के Q3 स्टैंडअलोन रेवेन्यूज की, जो 17% से बढ़े हैं टू अराउंड 5,220 करोड़। 17% की ग्रोथ ट्रेंट जैसी कंपनी के लिए काफ़ी कम है, विच इज़ क्लियरली शोइंग कि एक हाई ग्रोथ का जो फेज था कंपनी का वो अभी मॉडरेट हो चुका है। एंड इस हायर बेस पर कंपनी को लगातार एक अच्छी ग्रोथ पोस्ट करना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल स्टोर पोर्टफोलियो अब कंपनी का 278 वेस्ट साइड स्टोर्स है इंक्लूडिंग इसके अलावा 854 जूडियो स्टोर्स हैं इनके अक्रॉस 32 लाइफस्टाइल स्टोर्स हैं इनके अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट्स। Q3 के दौरान कंपनी ने 17 वेस्ट साइड स्टोर्स ऐड किए हैं एंड 48 जूडियो स्टोर्स ऐड किए। एंड ओवरऑल अगर हम 9 मंथ्स एंडेड नंबर्स को कंपेयर करें तो सिर्फ 18% की ग्रोथ 9 मंथ्स ऑफ FY26 वर्सेज 9 मंथ्स ऑफ FY25 में हमें दिखाई दे रही है। एंड ओवर दिस 9 मंथ पीरियड ट्रेंट ने अराउंड 30 वेस्ट साइड स्टोर्स ओपन किए एंड 89 जूडियो स्टोर्स ओपन किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं IEX के इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम की, जो 11% से सर्ज हुआ है टू 34 बिलियन यूनिट्स फॉर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। सो टोटल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम 11.9% से बढ़ा है। 18.63 लाख RECs ट्रेड हुए हैं इस क्वार्टर में, विच इज़ ऑलमोस्ट 30% जंप।
ओवरऑल कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स है जैसे डे हेड मार्केट वॉल्यूम तो वो डिक्लाइन हुआ है बाय 2.8%, लेकिन रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वॉल्यूम हैज रिजन यानी दैट हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 36% ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। एंड आईएक्स के जो ग्रीन मार्केट वॉल्यूम्स है दे हैव आल्सो गॉन अप बाय 7.2%। नेक्स्ट बात करते हैं डाबर की, जिन्होंने अपने Q3 अपडेट्स दिए हैं जिसमें दे आर बेसिकली सीइंग अ डिमांड रिवाइवल आफ्टर जीएसटी रिवैम्प एंड एक मिड सिंगल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन Q3। तो एग्जैक्ट नंबर डाबर कभी देता नहीं है अपने अपडेट्स में, बट एक अंदाज दे देता है कि कितना ग्रोथ यहाँ पर होने वाली है। सो अर्ली साइंस ये दिखा रहे हैं कि डिमांड रिवाइवल दिखा है Q3 में, बट मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ इज नॉट रियली वेरी एंटाइसिंग, राइट। बट जीएसटी रेट रिविजन्स एंड इंप्रूविंग ट्रेड कंडीशंस की वजह से ये चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। इन्वेंट्री लिक्विडेशन उनका अक्टूबर में हुआ था, जिसके बाद ट्रेड कंडीशंस थोड़े बहुत स्टेबलाइज हुए थे। अगेन रूरल डिमांड हैज आउट परफॉर्म द अर्बन डिमांड, अर्बन कंजम्पशन ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, एंड कंसोलिडेटेड लेवल पर डाबर एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर होगी, विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड पैट एक्चुअली ग्रोइंग फास्टर देन द रेवेन्यू। तो क्लियरली एक मार्जिन एक्सपांशन यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इंडिया बिजनेस में होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट अ डबल डिजिट ग्रोथ लेड बाय हेयर ऑयल्स एंड ओरल केयर। इसके अलावा मेजोरिटी जो पोर्टफोलियो है दैट कंटिन्यूज टू आउटपेस द कैटेगरी ग्रोथ, तो बेटर देन ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ डाबर पोस्ट कर रहा है, ऐसा कंपनी का कहना है। हेल्थ केयर सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सी सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट विद 10% ग्रोथ इन डाबर हनी, राइट। इसके अलावा बाकी सारे छोटे कैटेगरीज हैं वहाँ पर भी ओवरऑल एक अच्छी डिमांड इस क्वार्टर में दिखी है। फूड एंड बेवरेजेस में कलिनरी बिजनेस जो है कंपनी का दैट इज ऑन ट्रैक फॉर अ डबल डिजिट ग्रोथ, एंड प्रीमियम ऑफरिंग्स जो है दैट कंटिन्यू टू डू वेल एज पर दी कंपनी। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स जो है उसमें भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, तो दैट इज पोजिशनिंग देम फॉर अ ओवरऑल नियर डबल डिजिट ग्रोथ इन रुपी टर्म्स, ऐसा कंपनी ने यहाँ पर कहा है। HDFC AMC इज एंटरिंग प्राइवेट क्रेडिट मार्केट। अब उन्होंने लॉन्च किया है 2500 करोड़ फंड फॉर दिस। सो HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी ने ये प्राइवेट क्रेडिट मार्केट एंटर किया है विद अ स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड 1, ऐसा इस क्रेडिट फंड का नाम है, जो टारगेट करेगा मिड मार्केट कंपनीज। इसमें अब IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अराउंड 220 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं एज एन एंकर इन्वेस्टर, एंड ये जो फंड है दैट हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड अराउंड 1300 करोड़ इन कमिटमेंट्स इन इट्स फर्स्ट क्लोज। अब टारगेट कॉर्पस जो है वो है अराउंड 1500 करोड़ का, एंड जो कमिटमेंट्स है दे ऑल्सो इंक्लूड स्पॉन्सर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अप टू 14% फ्रॉम HDFC AMC। ये जो फंड है, ये फंड किस किस चीज़ के लिए, दिस फंड इज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव डेट फाइनेंसिंग टू मिड मार्केट कंपनीज जहां पर ट्रेडिशनल फंडिंग जो है वो थोड़ी बहुत कंस्ट्रेंट है। टारगेटेड रिटर्न्स आर इन मिड टीन्स ओवर अ 4 to 6 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन, एंड जो स्ट्रैटेजी है दैट इज टू इंप्रूव क्रेडिट एक्सेस, जॉब क्रिएशन एंड मार्केट इनोवेशन। तो ये हम एक ट्रेंड देख रहे हैं बहुत सारे कंपनीज में, इवन अक्रॉस ब्रोकिंग कंपनीज एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। यहाँ पर कैश फ्लो इतना अच्छा जनरेट हो रहा है कि वो उस कैश फ्लो का करना क्या है, ये एक बड़ा सवाल इन कंपनीज के पास है। कैपिटल एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन की जगह डाइवोर्सिफिकेशन ना हो जाए, ये हर एक कंपनी ट्राई कर रही है। तो ऐसे में सबसे इजी चीज़ होती है कि लेंडिंग में जाना। अब वेदर दैट विल वर्क आउट और नॉट इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज को उतना एक्सपीरियंस नहीं है लेंडिंग का। एटलीस्ट विद HDFC AMC वी कैन से दैट they'll have some backing of HDFC there in terms of lending quality. तो हो सकता है कि it might work for them, but this is a trend that we are seeing in a lot of companies which are generating cash very well, कि उस cash का करे क्या, that is a big question for a lot of companies. Let's see whether this innovation for HDFC AMC works out or not. अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो आज का बिलीव इट और नॉट सेक्शन इज एक्चुअली अ BSc फाइलिंग बाय अ कंपनी। कंपनी का नाम है हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स, जिन्होंने कल एक बहुत ही दिलचस्प BSc फाइलिंग की। तो BSc फाइलिंग में कंपनी ने क्या बताया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने ये बताया कि दे आर बेसिकली इन्फॉर्मिंग द एक्सचेंज कि कोई की मैनेजमेंट पर्सनल है कंपनी का, उन्होंने फर्स्ट कट ड्राफ्ट ऑफ द अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर Q3 क्वार्टर वो इनएडवर्टेंटली अपलोड कर दिया। यानी ड्राफ्ट फिगर्स जो है वो उन्होंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप स्टेटस में अपलोड कर दी। ये कंपनी ने खुद BSc फाइलिंग में कहा है एट अबाउट 5 PM येस्टरडे, दैट इज ऑन 4th जनवरी, राइट। 5th जनवरी को ये उन्होंने रिपोर्ट किया, 4th जनवरी को ये हुआ, एंड उन्होंने उनको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ा कि दिस वाज सीन बाय 19 पीपल इन हिज कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्लूडिंग सम इनसाइडर्स ऑफ द कंपनी,
एंड इमीडिएटली अपॉन बिकमिंग अवेयर ऑफ द इंसिडेंट, जो केएमपी है, द कंसर्न केएमपी, दैट पर्सन डिलीटेड द अबव व्हाट्सएप स्टेटस विद इन एन आवर्स टाइम फ्रॉम हिज फोन. अब उन्होंने ये बताया कि दीज फिगर्स आर इन अ वेरी ड्राफ्ट फॉर्म, आर सब्जेक्ट टू चेंज, राइट. आप कोई भी ऐसे फिगर्स, ड्राफ्ट फिगर्स जो है, वो कहीं भी रिलीज नहीं कर सकते बिफोर द मैनेजमेंट दमसेल्व्स रिलीज इट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. तो ये काफी बड़ा लैप्स है, बट काफी दिलचस्प लैप्स है कि कैसे गलती से किसी की मैनेजमेंट पर्सन ने Q3 के नंबर्स ही लीक कर दिए ऑन देयर व्हाट्सएप स्टेटस, राइट. एंड ऑफ कोर्स इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द गवर्नेंस. ऑफ कोर्स ये गलती से हुआ है, ऑफ कोर्स गलती से हुआ है, बट ये एक्सेस कितना इजीली उस केएमपी के पास है, राइट. दिस क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन. आप अगर एक लिस्टेड कंपनी में केएमपी हो तो ये सारी चीजें आपको इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए. ऑफ कोर्स एक फोन से वो इजीली एक स्टेटस पर शेयर हो जाए इतनी इजीली तो कभी नहीं होनी चाहिए. एंड raises लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट द इंटरनल कंट्रोल ओवरऑल, राइट, इन दिस कंपनी. सो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा कि कैसे उन्होंने उनको ये सारे डिटेल्स देने पड़े कि व्हाट्सएप स्टेटस पे लीक हो गया, कितने कितने लोगों ने देख लिया. एंड सो दे हैड टू मेक अ बीएससी फाइलिंग फॉर दैट. इसी के साथ हमारा न्यूज़ का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल. ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.